के प्रायोजक हैं दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक, शिक्षाप्रद, जीवन की दिशा को बदलने वाला, जीवन में परिवर्तन लाने वाला विशेष कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान के माध्यम से हम पुनर्जागरण करते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति के खोए हुए मूल्यों को पुनः स्थापित करते हैं। हमारी भावी पीढ़ी, युवा पीढ़ी, बच्चे, उनको किस तरीके से संस्कार दिए जाएं आज के इस इंटरनेट के युग के अंदर, उससे संबंधित विषयों के ऊपर प्रकाश डाला जाता है। तो इसी संदर्भ में आज हम स्वास्थ्य से जुड़े हुए एक विषय पर बात करेंगे कि किस तरीके से व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है। तो आज हम आपके लिए एक खास विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं। वो आज का विषय है प्राकृतिक चिकित्सा के लाभ। सबसे पहले भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें ये चिंतन करना है, मनन करना है कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब अर्थ ये है कि जिस पद्धति से प्रकृति चिकित्सा करती है, प्रकृति स्वस्थ रखती है, उस पद्धति का नाम प्राकृतिक चिकित्सा है। अब प्रकृति क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। हमारे भारतीय दर्शनों के अंदर प्रकृति को पंचभूतात्मक कहा गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 भूतों से ये सारी सृष्टि, पृथ्वी, कॉस्मोस, दुनिया बनी हुई है। These are the basic elements, and with these elements whole nature is being created, and every creature of this nature is being brought up by these 5 basic elements. सब कुछ है, जो ये 5 जो तत्व है उसमें सब कुछ समाया हुआ है। अब देखिए, जब माँ के पेट में बच्चा आता है, यानी पिता का शुक्र और माता का रज, दोनों मिलकर के, ये दोनों अलग अलग आत्माएं होती है। इन जब दोनों का मिलन होता है तो मिलन होकर के ये दोनों आत्माएं नष्ट होती है और एक तीसरी आत्मा जन्म लेती है। वो बच्चे के रूप में होती है और वो भ्रूण कहलाता है। और ये भ्रूण धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 9 महीने के बाद में पूर्ण रूप से विकसित होकर के बच्चे रूप में होकर के और उसका जन्म होता है। अब प्रारंभ से जब ये जीव माँ की कोख में आता है, माँ के गर्भ में आता है, उसी दिन से 5 भूतों का पोषण चालू हो जाता है। उस दिन से लगाकर जन्म लेने तक और जन्म से मृत्यु तक इन 5 भूतों से उसका रक्षण होता है, भरण पोषण होता है और वह व्यक्ति जीवित रहता है। बंधुओं, तो आप सोच सकते हैं कि ये 5 भूत हमारे लिए कितने आवश्यक है। बस इन 5 भूतों के द्वारा ही प्रकृति चिकित्सा करती है, उसको ही प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। आज आप देखिए कि मनुष्य तो बहुत दिमाग वाला, विकसित दिमाग, विकसित ज्ञान वाला प्राणी है, तो वो कई साधन अपने के लिए इजाद कर लेता है। लेकिन हमारे पशु पक्षी, उड़ने वाले पक्षी, जलचर, नभचर और खेचर, ये जितने भी पशु पक्षी है, इनकी चिकित्सा कौन करता है? इनका स्वास्थ्य लाभ कौन करता है? क्या आपने भी कभी सोचा? इनका स्वास्थ्य लाभ भी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा होता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं। एक भैंस है और भैंस को तृप्त होना है, या भैंस को अपनी पूरी थकान मिटानी है, या भैंस को कोई कीड़े मकोड़े काट रहे हैं, या भैंस के शरीर के अंदर गर्मी हो गई है, तो वो भैंस क्या करती है कि तालाब के अंदर जहाँ पानी गहरा होता है, जहाँ वह डूब नहीं सकती, वहाँ जाकर के अपने पूरे शरीर को पानी से नहला देती है। ये जल चिकित्सा हुई।
इस जल चिकित्सा से वो पूर्ण रूप से जो है वो भैंस स्वस्थ हो जाती है, उसकी थकान मिट जाती है, कीड़े मकोड़े जिसको काटते हैं वो हट जाते हैं, शरीर की गर्मी है वह ठीक हो जाती है, और काफ़ी समय तक जब उसके अंदर रहती है तो उसके शरीर के अंदर कई तरह के विकार होते हैं, वह विकार भी दूर हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे उड़ने वाले पशु पक्षी कभी हवा के द्वारा, कभी पानी के द्वारा, और कभी मिट्टी के द्वारा, और कभी वायु के द्वारा, कभी जल के द्वारा, और कभी आकाश के अंदर विचरण करके, खुली हवा के अंदर विचरण करके वो अपना स्वास्थ्य लाभ कर लेते हैं। किसी पशु के या किसी पक्षी के कोई पैर के अंदर मान लीजिए चोट लग गई है, खून आ रहा है, तो ये प्राकृतिक रूप से वह पशु पक्षी पानी में जाकर के अपनी प्राकृतिक चिकित्सा कर लेता है। अब क्योंकि मनुष्य शिक्षित प्राणी है तो वह हर चीज में लाभ लेना चाहता है, तो आज हम चर्चा करेंगे एक एक 5 भूतों में से एक एक भूत को लेकर के, एक एक तत्व को लेकर के, एक एक एलिमेंट को लेकर के हम आपको बताएंगे भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि एक एक तत्व किस तरीके से हमारे शरीर को पूर्ण स्वस्थ रखता है। अब पहले मैं लेके चलता हूं, प्राकृतिक चिकित्सा हमारी बहुत पुरानी पद्धति है, आयुर्वेद से भी पुरानी पद्धति है। वेदों के अंदर जाएं तो वेदों में प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत वर्णन आता है। हमारे पुराने जितने भी वैदराज हुआ करते थे से वो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य का इलाज करते थे, लोगों को ठीक करते थे, लोगों को तंदुरुस्त बनाते थे। अब हम पृथ्वी के द्वारा चिकित्सा कैसे, यानी मिट्टी। अब मिट्टी देखिए, मिट्टी को गर्म करके काम दिया जाता है, मिट्टी को उसका जो है घोल बनाकर, उसका लेप बना करके, छान करके अच्छी तरह से, और मिट्टी को पानी के अंदर जो करके उसका एक डली टाइप बना करके, उसका गोला टाइप बना करके, और उसकी पट्टी का लेप किया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के उदर के अंदर गड़बड़ है, पाचन शक्ति कमजोर है, या भोजन पचता नहीं है, या आंतों की गड़बड़ है, यकृत की गड़बड़ है, या किसी कोई पेट के अंदर, हमारे सारे जो तंत्र है, जो सिस्टम है पेट के अंदर रहते हैं, तो वहां पर वैद्यराज जी जो प्राकृतिक चिकित्सक है वो क्या करता है कि अच्छी मिट्टी का गोला बना करके और किसी कपड़े के ऊपर जो है उस गोले को रख करके और उसकी पूरी पट्टी बांध करके और उस व्यक्ति को सीधा सुला देते हैं। काफी समय तक, जब तक कि वो मिट्टी सूख नहीं जाती है तब तक उस व्यक्ति को उसी पोजीशन के सुला के रखते हैं। अब मिट्टी क्या काम करती है कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो विकृतियां हैं, जो दोष है, उन दोषों को खींच लेती है और हमारे सिस्टम को पूर्ण रेगुलेट कर देती है। ये तो हो गई ठंडी मिट्टी की बात है। कई जगह गर्म मिट्टी, जहां पर शरीर में ठंडक होती है तो वहां पर गर्म मिट्टी का भी उपयोग किया जाता है, गर्म मिट्टी को बांध दिया जाता है। हमने कई बार भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमने देखा कि हमारे मोच आ जाती है या शरीर में सूजन आ जाता है, तो हम मिट्टी को, या समझिए कि नमक भी पृथ्वी का है, नमक भी एक पृथ्वी का अंश है, उस नमक की डली को हम गर्म करके और उसके ऊपर में सेक किया करते हैं। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक सेक किया जाता है या दूसरी चीजों पद्धतियों सेक किया जाता है, ये नए वैज्ञानिक तरीके से हुआ, लेकिन जो मूल है वो हमारी गर्म या ठंडा पृथ्वी के द्वारा, मिट्टी के द्वारा जो है सेक करके, लेप करके और हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखा जा सकता है। और ये परमानेंट इलाज है। ये जब चिकित्सा बार बार की जाती है, और प्राकृतिक चिकित्सा के हिंदुस्तान के अंदर बहुत से केंद्र आज भी है, और हमारी राज्य सरकार और हमारी भारत सरकार और बहुत से एनजीओ इस हमारी पुरानी पद्धति को आज बहुत प्रशय दे रहे हैं, और जगह जगह प्राकृतिक जो है केंद्र खुल रहे हैं। वहां पर मरीज को भर्ती किया जाता है, उसको एकदम सादा भोजन दिया जाता है या लिक्विड दिया जाता है, फ्रूट का जूस दिया जाता है, ताकि पेट खाली रहे। और कुल मिलाकर इन 5 तत्वों से प्राकृतिक चिकित्सा का जो मूल सिद्धांत है कि हमारे शरीर के अंदर दोष इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि आयुर्वेद मानता है कि वात, पित्त और कफ, ये
जब दोष एकत्रित हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, लिमिट के बाहर हो जाते हैं, तो इन दोषों को साफ करना होता है। और इन दोषों को साफ करने से ये सम अवस्था में जब दोष रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो उसी तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा भी मानती है कि हमारे शरीर के अंदर विकृति आ जाती है, हमारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं जो शरीर के लिए लाभदायक नहीं होते हैं, उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालना होता है, वह प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। तो ये पहला तत्व हुआ पृथ्वी का। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक एक तत्व के ऊपर घंटों घंटों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन हमारा समय लिमिटेड है। उस लिमिटेड समय के अंदर पांचों तत्वों का हमें चिकित्सा पद्धति को समझना होगा और फिर निष्कर्ष निकालना होगा कि प्राकृतिक चिकित्सा के लाभ क्या है। जो आज हमारा विषय है उससे हमें लाभ का पता करना है। पहला मैंने लाभ जो है वो पृथ्वी की चिकित्सा से ये बताया कि सारी विकृतियां जो है हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। जो मल जमा होता है उस मल की सफाई हो जाती है और हमारे शरीर के अंदर मूत्र के रूप के अंदर, कफ के रूप के अंदर और जो है पसीने के रूप के अंदर जो है ये सारी जो है हमारे भीतर जो विकृतियां हैं वह इस पट्टी लेप से, इस पृथ्वी चिकित्सा के द्वारा जो है उनको ठीक किया जा सकता है। अब हम आते हैं जल। बंधुओं, एक कहावत है कि जल में जगदीश का निवास होता है, यानी विष्णु और लक्ष्मी का निवास जल के अंदर है। और वेयर देयर इज ए वाटर देयर इज ए लाइफ। पानी के बिना हम एक क्षण भी जिंदे नहीं रह सकते। मनुष्य के शरीर के अंदर 60% पानी है और ये सारी धरती के ऊपर 75% पानी है और 25% केवल पृथ्वी है। यानी पानी मनुष्य के शरीर का, प्राणी के शरीर का और धरती का जो है बहुत बड़ा हिस्सा जल है। इसीलिए जल जो है हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है। और उसी पानी के द्वारा अगर हमको भोजन किया हुआ हो और किसी व्यक्ति को अगर सजा देनी हो, उसको बहुत अच्छी तरह डट करके भोजन खिला दो और फिर उसको पानी घंटा 2 घंटा पानी न पिलने दो तो वो व्यक्ति छटपटाने लगेगा और अगर काफ़ी देर तक रहेगा तो मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि पानी हमारे जीवन के लिए अति आवश्यकता है। पानी ही नहीं, ये पांचों भूत, पांचों तत्व, इनकी जो मात्रा निश्चित है वो शरीर के अंदर रहना आवश्यक है। और शरीर के जितने भी स्नायु तंत्र है, शरीर के जितने भी हमारे अंग है, ये सारा शरीर का उपला हिस्सा, निचला हिस्सा, इस 5 भूतों से इनका पूरा रिलेशन है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति, काफ़ी लंबे समय से हम गहन चिंतन कर रहे थे। तरोताजा होने के लिए थोड़े समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। बहनों, ब्रेक हमारा संपन्न हुआ। ब्रेक के बाद जो हमारा निर्धारित विषय है उसके ऊपर हम निध्यासन करने के लिए पुनः उपस्थित हुए हैं। तो हम बात जल की कर रहे थे। तो जल के लिए क्या बहुत सी विधियां हैं। पहली विधि ये होती है कि देखिए व्यक्ति को ज्वर हो जाता, आपने देखा होगा, तो प्राकृतिक चिकित्सक लोग क्या करते हैं कि तेज ज्वर होता है तो ठंडे पानी की जो है पट्टी से जो है उसके सिर के ऊपर लगा देते हैं और ठंडे पानी की पट्टी से बहुत सी जगह सेक किया जाता है, बर्फ के द्वारा सेक किया जाता है। जल नेति की जाती है कि वो जो है अंदर जो एक धागा डाल करके पूरा पेट पानी से भर दिया जाता है और धागे के द्वारा सारा सफाई करके और उस पानी को बाहर निकाला जाता है। जैसे हम किसी जगह को साफ कैसे करते हैं, जल नेति के द्वारा जो है वो धोती नेति, जल नेति, इनके द्वारा जो है हम अपने शरीर के भीतरी अवयवों की सफाई करते हैं। और जल के लिए देखिए कि भाप भी ली जाती है, कोल्ड बाथ होती है, हॉट बाथ होती है। कोल्ड बाथ ये होती है कि ठंडे पानी के अंदर व्यक्ति को जो है
काफ़ी देर तक बिठाया जाता है, उससे उसका शरीर की सारी गर्मी जो होती है वह पानी खींच लेता है। और किसी व्यक्ति को ज़्यादा ठंड लगती है, व्यक्ति निर्बल हो जाता है, शरीर की शक्ति कमज़ोर हो जाती है और शरीर बिल्कुल वीकनेस हो जाती है, उस केस के अंदर जो है गर्म भाप जो है ना, वो भाप की हीट दी जाती है और उसके द्वारा, हीट के द्वारा जो है उसके शरीर को तंदुरुस्ती की जाती है। अब भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप इससे जल की चिकित्सा करने से लाभ क्या है कि जल की चिकित्सा करने से पसीने के माध्यम से जो है हमारे शरीर के अंदर जितने जितने दूषित पदार्थ होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। आपने भरी गर्मी के अंदर देखा होगा कि भरी गर्मी है और इधर से ऊपर कोई पंखा वगैरह नहीं है और भरी गर्मी में आप देख रहे हैं कि पसीने के नाड़े चलते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे जो चमड़ी है, वो चमड़ी जो है वो उसमें पसीने के माध्यम से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, मूत्र के रूप में टॉक्सिन से बाहर निकलते थे। मूत्र की बड़ी बहुत लंबी प्रक्रिया है कि हम जब पानी पीते हैं तो ये पानी जो है हमारी भोजन नली के द्वारा हमारा मुंह से लगा करके और हमारा मल द्वार है, यहाँ तक 60 फुट तक जो है वो पानी को और भोजन को ट्रेवल करना पड़ता है। भोजन नली से उतरने के बाद में हमारी छोटी आंतें होती है, उसके अंदर पानी जाता है, फिर बड़ी आंत के अंदर आता है और उसके बाद के अंदर जो है उसके साथ ही जो है वो हमारा जो वक्र है, गुर्दे हैं, उसके अंदर वो पानी जाता है और उसमें फिल्टर होकर के टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर मूत्र के रूप में निकलते हैं और दूसरी छलनी के द्वारा जो खून के साथ पानी रहता है वह खून है, दूसरी छलनी से वहाँ से छन करके फिर जो हृदय के अंदर आता है, हृदय से फेफड़ों के अंदर जाता है, फेफड़ों से शुद्ध होकर के वापस हृदय में जाता है। पूरी सप्लाई जो है हमारी बॉडी के अंदर करता है और इस ब्लड जो है 24 घंटे में हमारे शरीर के अंदर 1 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है। विषय बहुत लंबा है, क्योंकि इस विषय में चला जाऊंगा मैं तो हमारा मूल विषय जो है प्राकृतिक चिकित्सा वाला रह जाएगा। तो इस तरीके से पृथ्वी, जल और तीसरा अग्नि। अग्नि का मतलब होता है कि एक सबसे बड़ी अग्नि तो हमारे शरीर में है, वो जठरा अग्नि है। जठरा अग्नि जिसकी कमजोर होती है उसकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। जठरा अग्नि सूर्य के प्रकाश के अंदर बहुत तेज रहती है, इसलिए जैन धर्म के लोगों का ये सिद्धांत है कि हमारी जठरा अग्नि जब तेज हो तो सूर्य के रहते रहते भोजन कर लेना। रात के अंदर जठरा अग्नि कमजोर हो जाती है, भोजन पचता नहीं है, भोजन भीतर सड़ता है और सड़ांत होने से कई तरह की और बीमारियां वो पैदा कर देता है। मल हमारी आंतों में इकट्ठा होता है, आंतों के जो सतह है, सरफेसेज है, उसके ऊपर इकट्ठा होकर के और आंतों की जो शक्ति है उसके ऊपर लेप टाइप लग जाता है, उसकी शक्ति को जो एफिशिएंसी को कम करता है। तो इसीलिए अब ये सारी बातें अग्नि, जठरा अग्नि की बात हुई। अब हम देखिए कि जैसा मैंने पहले भाप की बात की, वह भी भाप जो है अग्नि के रूप में होती है। अग्नि के द्वारा उस भाप को गर्म करके और गर्म जितनी सुहाती है हमारे शरीर के अंदर, तो उसके अंदर हॉट बाथ दिया जाता है। उस हॉट बाथ के अंदर व्यक्ति को बिठा दिया जाता है और जितना जितना शरीर को अच्छा लगता है, टेम्परेचर जितना जितना सहन किया जा सकता है, उसके अंदर हॉट बाथ से जो है पूरे उस कमरे के अंदर या उस टब के अंदर या उस स्थान में व्यक्ति बैठा रहता है अपने शरीर के कपड़े उपड़े उतार करके, तो पूरे शरीर में से जितना पसीना है बाहर आ जाता है और वह अग्नि जो है हमारे शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचती है। उस कोशिका तक पहुंचने से अग्नि का काम है भस्मीभूत करना। आपने देखा होगा कि अग्नि कहीं पे थोड़ी सी लगती है तो अगर वो फैल जाती है दावा नल की तरह तो गांव के गांव जला देती है। अग्नि का काम है भस्मीभूत करना। उसको अच्छे रूप में भी हो सकता है और बुरे रूप में भी हो सकता है। जो व्यक्ति विनाशकारी होता है वो अग्नि लगा करके गांव जला देता है, ये विनाश की बात होती है। और अग्नि जो है इसका सदुपयोग किया जाए, यानी हमारा सेक करने के लिए कई बार डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं कि गर्म सेक किया करो, तो ये जो है हमारी अग्नि चिकित्सा हो गई। भाप के द्वारा, सेक के द्वारा, इस तरीके से जो है वो हम प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं। और
प्राकृतिक, इससे अग्नि के करने से क्या होता है, सबसे बड़ा ये है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कहीं रुकावट है। अगर मान लो क्लॉटिंग हो गई है तो वह सर्कुलेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है, वो जगह को खोल देता है। इसीलिए कई लोगों को ब्लॉकेज वगैरह होते हैं तो उनको स्टीम बाथ दिया जाता है। स्टीम बाथ देने से उनकी ब्लॉकेज जो है वो खुल करके और खून का दौरा जो है हो जाता है, यानी खून पतला हो जाता है। तो ये हमारी जो अग्नि चिकित्सा हो गई। तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये सारी वायु है, इसके अंदर बहुत सी गैसें मिली हुई है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हीलियम, हाइड्रोजन, बहुत सी मिली हुई है। लेकिन हमको चाहिए वो ऑक्सीजन चाहिए। हर प्राणी को जिंदा रहने के लिए प्राण वायु के रूप में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और आज हम देख रहे हैं कि प्रदूषण, वायु प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है हमारे वायुमंडल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और वह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ये बहुत हानिकारक है, क्योंकि हमको तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। अब भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये विषय चल पड़ा तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने पेड़ हैं, पौधे हैं, हमारी लताएं हैं, ये कार्बन, देखो प्रकृति ने हमारे पर कितना उपकार किया है, प्रकृति के प्रति हमारी कितनी कृतज्ञता है। प्रकृति ने एक बैलेंस एक बना रखा है। यूनिबिल्ट मनुष्य को जब या प्राणी को पृथ्वी जब जन्म देती है तो उसके स्वास्थ्य को यूनिबिल्ट कर दिया जाता है। यूनिबिल्ट क्या होता है कि आजकल जितने बिजली के जो औजार बनते हैं, जैसे कि हमारे जो है ये आपने देखिए कंप्यूटर है या कितनी जैसे फ्रिज है, एसी है, तो उसके अंदर जो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर यूनिबिल्ट आता है, यानी उसके अंदर स्वतः ही जोड़ दिया जाता है। उसी तरीके से हमारी प्रकृति ने जो है सारे सिस्टम को यूनिबिल्ट कर रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब मनुष्य छोड़ता है या कोई प्राणी छोड़ता है तो ये हमारे पेड़ पौधे लताएं हैं, वो भोजन के रूप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और बदले के अंदर हमको जो है वो ऑक्सीजन देते हैं। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं बताना चाहूँगा कि आज विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, लेकिन विज्ञान ने ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्री विज्ञान नहीं लगा पाया। बोटलिंग अवश्य की जाती है, लेकिन जो ऑक्सीजन निर्माण की फैक्ट्री विज्ञान न तो बना पाया न बना पाएगा, क्योंकि विज्ञान सिंथेटिक्स का काम करता है। और जो हमारी ऑक्सीजन मात्र हमारे पेड़ पौधे, और इसीलिए बड़ का पेड़ है 24 आवर्स, बड़ जो पीपल का पेड़ है 24 आवर्स जो है ये ऑक्सीजन देता है, इसलिए पूजनीय है। ये हमारा रक्षक है और हमारी रक्षा करने वाला है, हमको प्राण वायु के रूप में ऑक्सीजन देता है। ये सारा बैलेंस जो है करा, लेकिन उस बैलेंस को आज डिस्टर्ब कर दिया गया है वाहनों के द्वारा और हमारे कल कारखानों के द्वारा। और इतना प्रदूषण जो है वायु का हो गया, आज वायु के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा प्रतिदिन कमजोर हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ रही है। तो अब विज्ञानी लोग चिंता कर रहे हैं कि जो ओजोन है वो हमारी रक्षा करती है। ओजोन जो O3, मतलब ऑक्सीजन के जो 3 भाग होते हैं वो O3 कहलाती है। वो ऐसी छतरी है कि जो पराबैंगनी किरणें हमारे लिए बहुत हानिकारक है, जो कि सूर्य से आती है, प्रकाश के साथ आती है, उनको जो है ओजोन की छतरी रोक लेती है। लेकिन ओजोन की छतरी के अंदर छेद हो गया है, वो छेद के कारण अब धीरे धीरे जो है वो पराबैंगनी जो किरणें हमारे वायुमंडल के अंदर मिश्रित होने लग गई है। बहुत चिंता करी, उसको ठीक करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना है। तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से जो ऑक्सीजन का लेप हो जाता है, ओजोन छतरी रिपेयर हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, अब चिकित्सा के रूप के अंदर जो कैसे करते हैं, जैसे बतावें आपको कि स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम किया जाता है। मतलब हमारे जो फेफड़े होते हैं, वो फेफड़े क्या होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और हमारी ऑक्सीजन को लेते हैं। तो हम प्राणायाम करें, हम
अनुलोम विलोम करें और भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है इस वायु को प्राणायाम के द्वारा हमारे फेफड़ों के अंदर ले जाएं। तो फेफड़ों के अंदर ले जाने से हमारा जो अशुद्ध खून है वो ऑक्सीजन मिश्रित जब बाहर से ली जाती होने से वह शुद्ध होता है, उसका शुद्धिकरण होता है और शुद्ध खून पुनः हृदय के अंदर जाकर के हृदय पंप करता है और सारी बॉडी के अंदर वो सर्कुलेशन करता है। तो ये हमारे ब्लड का जो सफाई का काम है, ऑक्सीजन करती है, ये ऑक्सीजन बाहर से ली जाती है, वायु से ली जाती है। तो ये वायु की सबसे बड़ी चिकित्सा जो है मनुष्य इस रूप के अंदर करता है। अच्छा, अब आप दूसरा ये देखिए कि वायु के माध्यम से भी देखिए, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहा है तो उसको ठंडी हवा के रूप में, पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, कपड़ा भिगो करके और ठंडी वायु के उसके ऊपर जो है वो झपटा जाता था और व्यक्ति वापस पुनः होश के अंदर आ जाता था। पहले पंखे नहीं थे और ये एसी की व्यवस्था नहीं थी, तो कपड़ा ठंडा करके वायु के द्वारा उसकी चिकित्सा की जाती थी। तो ये वायु चिकित्सा और वायु जो है कई बार मुंह के अंदर भी ऑक्सीजन का जो डाल करके इस तरीके से किया जाता है। तो ये वायु की चिकित्सा हो गई। तो हमारी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अब आकाश, भाई और बहनों, आकाश का कार्य हम अवगाहना देना, हमें जगह देना। आज अगर आकाश न हो, कोई जगह नहीं हो, तो मैं आपके ऊपर पड़ूंगा, आप मेरे ऊपर पड़ेंगे और एक दूसरे के ऊपर लोटपोट होते जाएंगे। लेकिन ये आकाश जो है हम सबको अवगाहना देता है, हम सबको वर्तना देता है, हम सबको रहने के लिए जगह देता है। तो ये आकाश का कितना बड़ा काम है। आकाश में हम फैल करके सो सकते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, आपके प्रति साधुवाद। आप प्रतिदिन बढ़ती हुई संख्या में उपस्थित होकर के पुनरुत्थान कार्यक्रम को देख रहे हैं। इस बात का परिचायक है कि आप चाहते हैं कि हमारा पुनर्जागरण होना चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति मूल्य गिर रहे हैं, ये मूल्यों की पुनः स्थापना होनी चाहिए। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को छोड़ करके हम अपनी मूल ईस्टर्न सिविलाइजेशन के ऊपर आएँ तो जगत का कल्याण हो, सभी जगत के सभी जीव सुखी रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आपका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो और जीवन के अंदर खूब सुख शांति बनी रहे। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं